हेलो फ्रेंड्स, आज हम गणित की कक्षा में पढ़ेंगे एक चर के रेखीय समीकरणों के बारे में। हमने गणित के कुछ शाखाओं के बारे में पढ़ा है अपनी पिछली कक्षाओं में, जैसे कि अंकगणित और बीजगणित। अंकगणित गणित की वह शाखा होती है जिसमें हम गणित की समस्याओं और समाधानों को पढ़ते हैं संख्याओं जैसे 1, 2, 3, 4 के रूप में। जबकि बीजगणित गणित की वह शाखा होती है जिसमें हम इन संख्याओं 1, 2, 3 के साथ साथ अंग्रेजी के शब्द जैसे x, y, z, a, b, c इत्यादि इन अक्षरों का भी प्रयोग करते हैं। अंकगणित और बीजगणित में एक मुख्य अंतर होता है। अंकगणित में उपयोग में होने वाली संख्याएं हमेशा अचर होती हैं, अर्थात उनका मान्य एक निर्धारित होता है। जैसे संख्या 1, हर परिस्थिति में संख्या 1 का मान 1 ही रहेगा। इसी तरीके से 2 या 3। जबकि बीजगणित में होने वाले इन अंग्रेजी के अक्षरों जैसे x, y, z, a, b, c इनको हम चर राशि बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इन चर राशियों का कोई भी मान निर्धारित नहीं होता है, ये परिस्थिति के अनुसार अपना मान बदल भी सकती हैं। बीजगणित में हम चर और अचर राशियों को गणितीय संक्रियाओं के साथ जोड़कर भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 2x + 3। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि 2 एक अचर राशि है x एक चर राशि है और 3 पुनः एक अचर राशि है। अगर हम देखें कि हमने इस व्यंजक में किन किन गणितीय संक्रियाओं का उपयोग किया है तो हम समझ सकेंगे कि पहले 2 और x के अंदर 2 गुणा x यानी कि गुणा का उपयोग किया है हमने, और 2x और 3 के बीच में हमने प्लस यानी कि जोड़ का उपयोग किया है। इस प्रकार से हमें जो ये 2x + 3 अचर और चर संख्याओं के गणितीय संक्रियाओं के जोड़ने से जो पद प्राप्त हुआ है इसे हम बोलेंगे बीजीय व्यंजक। अब हम पढ़ेंगे गणित के एक और सिद्धांत घात के बारे में। हम जानते हैं कि जैसे अगर मैं अंकगणित की कोई संख्या लेऊं 2 और उसका 2 से गुणा करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 के वर्ग के रूप में। इसी तरीके से अगर मैं 2 को 3 बार गुणा करूं तो इसे मैं लिख सकता हूं 2 के घन के रूप में। यही सिद्धांत बीजगणित में भी लागू होता है। अगर मैं एक चर राशि लेऊं x और अगर उस x का उसी x के साथ में वापस से गुणा करूं तो मैं इसे भी लिख सकता हूं x के वर्ग के रूप में। और अगर मैं एक और चर राशि लेऊं y और उसका गुणा स्वयं से 3 बार करूं तो इसे भी मैं लिख सकता हूं y के घन के रूप में। तो ये जो नंबर हम x के ऊपर या जिसे हम x की पावर कहते हैं या y के ऊपर जिसे हम y की पावर कहते हैं, इसे हम हिंदी में घात भी बोलते हैं। इसे हम घात भी कहते हैं। किसी राशि का घात इस बात का सूचक होता है कि वह राशि स्वयं से कितनी बार गुणा हो रही है। जैसे कि x की घात 2 का मतलब है x स्वयं से 2 बार गुणा हो रहा है और y की घात 3 का मतलब है कि y स्वयं से 3 बार गुणा हो रहा है। जब किसी राशि के ऊपर कोई भी घात नहीं लगी हो तो उसका मतलब होता है उसकी घात 1 है। अर्थात अगर मैं केवल x लिखूं तो इसका मतलब होता है कि x की घात 1 है। हम पुनः एक बार बात करते हैं बीजीय व्यंजकों के बारे में। हमने जाना कि बीजीय व्यंजक बनते हैं चर और अचर राशियों के गणितीय संक्रियाओं के जोड़ने से। गणितीय संक्रियाएं जैसे प्लस, माइनस, गुणा और भाग से। तो मैं उदाहरण के लिए एक बीजीय व्यंजक लेता हूं x - 1 और अब पता करता हूं कि इस बीजीय व्यंजक का मान क्या हो सकता है। हमें पता है कि इस बीजीय व्यंजक x - 1 में x एक चर राशि है जो कि असंख्य राशियां ले सकती है।
तो चलिए हम पता करते हैं इसकी कुछ राशियों के लिए इस व्यंजक x-1 का क्या मान होता है। उदाहरण के रूप में मैंने पहले x का मान लिया -1, तब इस बीजीय व्यंजक का मान हो जाएगा -2। मैं अब x का मान लेता हूं 0, तब इस बीजीय व्यंजक का मान हो जाएगा -1। अब मैं x का मान लेता हूं 1, तो इस बीजीय व्यंजक का मान हो जाएगा 1 - 1 = 0। मैं x का एक और मान लेता हूं 2, तो बीजीय व्यंजक का मान हो जाएगा 2 - 1 = 1। तो इस प्रकार से मैं x के जैसे जैसे मान लेते जाऊंगा इस बीजीय व्यंजक के मान बदलते जाएंगे और x के असंख्य मानों के लिए इस x-1 बीजीय व्यंजक के भी असंख्य मान होंगे। किंतु अगर मैं इस बीजीय व्यंजक x-1 के आगे बराबर का चिन्ह लगा के 0 लगा दूं, तो यह अब ये बीजीय व्यंजक नहीं रह जाएगा, अब यह बन जाएगा एक समीकरण। जैसे ही मैंने बीजीय व्यंजक के आगे एक इक्वल्स टू या बराबर का साइन लगाया और उसके आगे एक और संख्या लिख दी, तो यह बीजीय व्यंजक बन गया समीकरण। अर्थात समीकरण में हमारे पास में एक इक्वल्स टू या बराबर या समता का चिन्ह होता है और उसके दो पक्ष होते हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष। समता के चिन्ह के बाईं ओर को हम बोलते हैं समीकरण का बायां पक्ष और समता के दाईं ओर को बोलते हैं हम समीकरण का दायां पक्ष। अब अगर हम देखें कि x का ऐसा क्या मान रखें कि हमारा बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो जाए, तो हम इसकी तुलना हमारे पहले किए गए टेबल से अगर करें तो देखेंगे कि जब मैं x का मान 1 रखता हूं तो x-1 0 के बराबर हो जाता है, अर्थात बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर हो जाता है। यानी कि जब मैंने x का मान 1 रखा तो x-1 यानी कि मेरा बायां पक्ष 0 हो गया और मेरा दायां पक्ष भी 0 है, तो ये x = 1 इस समीकरण का हल कहलाता है। तो हम अंतर पता कर सकते हैं कि एक व्यंजक और समीकरण में क्या अंतर है। एक व्यंजक में x जो चर राशि है वह अपने असंख्य मान ले सकती है और इसके कारण से उस बीजीय व्यंजक के भी असंख्य मान हो सकते हैं, लेकिन जब मैंने उस बीजीय व्यंजक को समीकरण में बदल दिया तब चर राशि x का केवल एक ही ऐसा मान हो सकता है जो कि इस समीकरण को संतुष्ट करे, जिसके कारण से कि मेरे समीकरण का बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो जाए। अब हम अपने समीकरणों और घातों के सिद्धांत को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि कितने प्रकार के समीकरण हो सकते हैं और हम समीकरणों को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखे हैं। अगर हम देखें पहला समीकरण 2x + 3y = 5, तो इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास में दो चर राशियां हैं x और y, तो हम इसे बोलेंगे दो चर राशियों वाला समीकरण। अगर हम देखें दूसरा उदाहरण तो यह है 3x + 4y + 5z = 9, अर्थात इसके अंदर तीन चर राशियां हैं x, y और z। इसे हम बोलेंगे तीन चर वाला समीकरण। हम कुछ और उदाहरण देखते हैं। मेरे उदाहरण नंबर 3 और 4 के अंदर हर समीकरण में एक ही चर राशि है, लेकिन उस चर राशि के विभिन्न विभिन्न घातों के अलग अलग पद दिए गए हैं। जैसे कि उदाहरण नंबर 3 में समीकरण है 3x² + 2x + 5 = 9। हम देख सकते हैं कि हमारे समीकरण के बाएं पक्ष में पहला पद जो है उसमें x की घात 2 है, जबकि दूसरे पद में x की घात 1 है। तो हमारे इस समीकरण में चर राशि तो केवल एक ही है x, लेकिन उसके 2 के घात के भी पद हैं और 1 के घात के भी पद हैं। यानी कि इस समीकरण में चर राशि की अधिकतम घात 2 है, इसलिए हम इसे 2 की घात का समीकरण बोलेंगे, जिसे हम द्विघातीय समीकरण भी बोलते हैं। अगर हम अपना चौथा उदाहरण देखें तो इसके अंदर 5y³ + 3y² + 2y = 16 है। इसके अंदर पुनः केवल एक ही चर राशि है y, लेकिन y के 3 की घात के, 2 के घात के और 1 के घात के अलग अलग पद हैं और इस समीकरण में चर राशि y की अधिकतम घात 3 है, इसीलिए यह 3 की घात का पद कहलाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा
कि हम समीकरणों को दो प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। एक कि उस समीकरण में कितने चर राशियों की संख्या है, जैसे कि वह 2 चर का समीकरण है या 3 चर राशियों का समीकरण है। और दूसरा परिभाषित करने का कारण हो सकता है कि उस समीकरण में चर राशि की अधिकतम घात क्या है। चर राशि की अधिकतम घात उस समीकरण की घात को परिभाषित करती है। जैसे कि तीसरे उदाहरण में x चर राशि का अधिकतम घात 2 था, इसलिए यह 2 की घात या द्विघातीय समीकरण हुआ। जबकि चौथे उदाहरण में चर राशि y की अधिकतम घात 3 थी, इसलिए ये 3 की घात का समीकरण हुआ। लेकिन इस अध्याय में हम अपने आप को सीमित रखेंगे एक सबसे सरलतम समीकरण तक। इसके उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है एक समीकरण 3x + 5 = 0। अगर मैं इसकी तुलना करूं अभी अभी हमारे समझे गए समीकरणों से, तो मैं देखूंगा कि इसके अंदर, इस समीकरण के अंदर x केवल एक चर राशि है इस समीकरण में, और उस चर राशि का अधिकतम घात 1 है। हमने पढ़ा था कि अगर किसी चर राशि के ऊपर, किसी संख्या के ऊपर अगर कोई घात नहीं लगी होती है तो उसका मतलब होता है कि वह 1 की घात का संख्या है। तो इसका मतलब केवल x लिखा है, इसका मतलब ये 1 की घात की चर राशि है। अर्थात इस समीकरण में हमारे पास में केवल एक चर राशि है और उस चर राशि का अधिकतम घात 1 है। इस तरीके के समीकरणों को हम बोलते हैं एक चर वाले रेखिक समीकरण। अर्थात एक चर वाले रेखिक समीकरण वह होते हैं जिस समीकरणों में केवल एक ही चर राशि होती है और उस चर राशि की अधिकतम घात 1 होती है। अब हम एक चर वाले रेखिक समीकरण को हल करने की विधि समझते हैं। इन समीकरणों को हल करने के लिए हमें कुछ नियम की जानकारी होनी आवश्यक है। पहला नियम, जब हमें कोई भी एक चर का रेखिक समीकरण दिया जाए तो हमें सर्वप्रथम सारे के सारे चर राशियों वाले पदों को एक तरफ कर लेना चाहिए और सारे के सारे अचर राशि वाले पदों को दूसरी तरफ कर लेना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं कि एक समीकरण में एक दायां पक्ष होता है और एक बायां पक्ष होता है, तो सर्वप्रथम हमें सारे चर राशियों वाले पदों को एक पक्ष में कर लेना चाहिए और सारे अचर राशियों वाले संख्याओं को या पदों को दूसरे पक्ष में कर लेना चाहिए। दूसरा नियम, जब हम एक पद का पक्ष परिवर्तित करते हैं, यानी कि उसे दाएं से बाएं लेके जाते हैं या बाएं से दाएं लेके आते हैं, तो उनके चिन्ह बदल जाते हैं। जैसे कि अगर कोई पद एक तरफ में ऋणात्मक है तो अगर हम उसका पक्ष बदल देंगे तो वह धनात्मक बन जाएगा, और इसका विपरीत होगा, अगर वह पद पहले धनात्मक है तो उसका पक्ष परिवर्तित करने के बाद में वह ऋणात्मक बन जाएगा। इसे हम कुछ उदाहरणों के रूप में समझते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं अपना पहला उदाहरण, जिसमें कि रेखिक समीकरण है 3x - 4 = 2x - 2। तो हम अपने पहले नियम का पालन करते हुए सारे के सारे चर राशियों वाले पदों को एक तरफ करते हैं। उसके लिए मैं 2x को लेके आता हूं बाईं तरफ, और अचर राशियों यानी कि 4 और 2 को मैं एक ही तरफ करता हूं और इसके लिए मैं 4 को लेके जाता हूं दाईं तरफ। मेरे दूसरे नियम का पालन करते हुए अगर मैं देखूं 2x का पक्ष परिवर्तित कर रहा हूं और 2x का पहले चिन्ह प्लस यानी कि धनात्मक था, तो जब मैंने उसको बाएं पक्ष में लेके आया दाएं से, तो उसका चिन्ह परिवर्तित होकर हो जाएगा -2x। यही नियम अगर मैं अचर राशि 4 के ऊपर लगाता हूं, तो 4 का पहले चिन्ह था ऋणात्मक, तो जब मैंने उसका पक्ष परिवर्तित किया तो वह हो जाएगा धनात्मक में, यानी कि 4। जिन पदों के हमने पक्ष परिवर्तित नहीं किए हैं उनके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए 3x का चिन्ह धनात्मक ही रहा और 2 का चिन्ह ऋणात्मक ही रहा। अब अगर हम इन्हें सॉल्व करें, हल करें, तो 3x - 2x हो जाएगा x और 4 - 2 हो जाएगा 2। तो x = 2 हमारा इस पहले समीकरण का हल होता है। इसे आप और भी अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो मेरे दूसरे वीडियो बीजगणित व बीजीय व्यंजक को भी देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख के दूंगा। अब हमारा तीसरा नियम एक चर के रेखिक समीकरणों को हल करने के लिए, अगर हमारे इस रेखिक समीकरण के अंदर कुछ पद में चर और अचर आपस में भाग या गुणा से जुड़े हुए होते हैं और हमें तब उन चर और अचर राशियों को अगर अलग अलग करना पड़े, एक पक्ष को दाएं तरफ या दूसरे पक्ष को बाएं पक्ष में लेके जाना पड़े, उस परिस्थिति में
उस पद में जो संख्या गुणा हो रही होती है, अगर हम उसका पक्ष परिवर्तित करें तो वह भाग में परिवर्तित हो जाती है, और अगर उस पद में अगर वह संख्या भाग के रूप में है और हम उसे उसका पक्ष परिवर्तित करें तो पक्ष परिवर्तित करने के बाद में वह गुणा में बदल जाती है। इसे हम अगले दो उदाहरणों के रूप में समझते हैं। तो हमारा दूसरा उदाहरण है 3x - 9 = 6। हम अपने दूसरे नियम का पालन करेंगे। हम 9 को 6 के पास लेके जाएंगे, जिससे कि हमारी दोनों अचर राशियां एक तरफ हो जाएं। क्योंकि 9 का चिन्ह ऋणात्मक है तो पक्ष परिवर्तित करने के बाद में वह धनात्मक बन जाएगा, यानी कि +9 हो जाएगा। 6 का क्योंकि हम पक्ष बदल नहीं रहे हैं तो उसका चिन्ह धनात्मक में ही रहेगा। अब अगर हम इसको आगे और हल करें तो 9 + 6 हो जाता है 15। अब देखिए हमारे बाएं पक्ष में पद में 3 और x आपस में गुणा से जुड़े हुए हैं, यानी कि 3 x के साथ में गुणा हो रहा है, तो जब वह बाएं से दाएं पक्ष में जाएगा तो वह भाग में आ जाएगा, अर्थात वो 15/3 हो जाएगा। और अगर हम इसको और सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा x = 5। इसी सिद्धांत पर आधारित हम एक और उदाहरण देखते हैं। ये उदाहरण है 5 - x/2 = 3। हम फिर से अपना नियम का पालन करते हुए सारी चर राशियों को एक तरफ और अचर राशियों को एक तरफ करते हैं। इसके लिए मैं 3 को दाएं से बाएं की तरफ लेके आता हूं, तो 3 का चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा धनात्मक से ऋणात्मक में, और x/2 का चिन्ह -x/2 से +x/2 हो जाएगा। क्योंकि x/2 का चिन्ह है ऋणात्मक में, मैंने उसका पक्ष परिवर्तित किया है, तो अब वो ऋणात्मक से धनात्मक में बन जाएगा। अब मैं इसको आगे और हल करता हूं, तो 5 - 3 हो जाता है 2 = x/2। तो मेरे नियम के अनुसार अब ये 2 जो कि बाएं पक्ष में भाग में आ रहा है वह दाएं पक्ष में आने में गुणा में परिवर्तित हो जाएगा, और ये नंबर बन जाएगा 2 × 2 = x, यानी कि इसको हल करने पे मुझे मिलेगा x = 4। तो इस प्रकार से हमने एक चर के रेखीय समीकरणों को हल करना सीखा। हम इसके नियम वापस से दोहरा लेते हैं। पहला नियम, हमें सारी चर राशियों को समीकरण के एक पक्ष में रखना होता है और सारे अचर राशियों को दूसरे पक्ष में। दूसरा नियम, हमें जब पक्ष परिवर्तित करते हैं तो पदों के चिन्ह बदल जाते हैं। अगर कोई पद का चिन्ह पहले धनात्मक होता है तो वह पक्ष परिवर्तित के बाद में ऋणात्मक हो जाता है, और अगर उसका चिन्ह पहले ऋणात्मक होता है तो पक्ष परिवर्तित के बाद में वह धनात्मक हो जाता है। तीसरा नियम, अगर किसी पद में चर और अचर राशियां आपस में गुणा या भाग से जुड़ी हुई होती हैं और हमें उन चर और अचर राशियों को अलग करना पड़ता है, उनका पक्ष परिवर्तित करना पड़ता है, तो अगर संख्या गुणा में हो तो पक्ष परिवर्तित करने के बाद में वह भाग में बदल जाती है, और अगर संख्या भाग में हो और हमें उसका पक्ष परिवर्तित करना पड़े तो वह संख्या गुणा में बदल जाती है। अगर हम इन नियमों का पालन करेंगे तो हम एक चर के रेखीय समीकरणों को बहुत सरलता से हल कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस उपयोगी लगें तो आपसे अनुरोध है कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें। इससे आपको मेरे नए आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत ही प्राप्त हो पाएंगे। साथ ही साथ आप अपने सुझावों को वीडियोस के कमेंट्स के द्वारा मुझ तक पहुँचाइए, जिससे कि मैं अपने वीडियोस में निरंतर सुधार कर सकूं। धन्यवाद।